अवसर अति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो पीएसआई एस्पिरेंट है उन सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि जीके और जीएस वाला जो पेपर है उसकी जो विस्तृत रणनीति है वो मैं आपके साथ में साझा करूँगा। तो हम उसी कड़ी में ये जितने भी जो आरपीएससी के नए ट्रेंड के अनुसार जो जितने भी सवाल आए हैं उनका टॉपिक वाइज एनालिसिस है वो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। साथ में इसमें जो पीएसआई के जो तीनों पेपर हुए थे 13, 14 और जो 15 सितंबर है वो एग्जाम के सवाल हैं। साथ ही में जो डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ है उसके जितने भी सारे प्रश्न हैं वो हैं। और जो आरएस प्रीम में जिसमें आरपीएससी का जो ट्रेंड है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो सबसे पहले उन्होंने आरएस प्रीम में ही अपने जो नया ट्रेंड है वो बताया था। तो जितने भी जो सवाल हैं वो और उनके लिए क्या स्रोत होना चाहिए ये सब चीज़ें वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रिचपाल है। मेरी जो पीएसआई 2021 है उसमें 23 रैंक है। और हिंदी वाले पेपर में मेरे 180 नंबर है और जीके और जीएस वाले पेपर में मेरे 160 नंबर है। और मैंने अभी आरएस का इंटरव्यू दिया है और हिंदी साहित्य से मेरा नेट जीआरएफ है। और अभी वाला मेंस है वो भी मैंने दिया है। तो मैं पीएसआई का एग्ज़ाम होने के बाद भी लगातार पढ़ाई के टच में भी हूँ। और जो आरपीएससी के नए पैटर्न के जो पेपर है वो मैं दे भी रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले ये मैंने इकोनॉमी वाला पेपर है वो सबसे पहले मैंने यहाँ से शुरू किया है क्योंकि जो पीपीटी बनाई हुई है उसमें जो इकोनॉमी वाले जो पीवाईक्यू है वो मैंने सबसे पहले ले रखे हैं। तो सबसे पहले अपन यहीं से शुरू करते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले ये सिलेबस दे रखा है। इसमें इंडियन इकोनॉमी है और राजस्थान इकोनॉमी है। वर्ल्ड इकोनॉमी वाला पोर्शन है आपके जो पीएसआई है उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें यदि अपन पीएसआई में स्पेशल जो टॉपिक देखें जो आरएस प्री में नहीं है उसमें जैसे ये टॉपिक है अकाउंटिंग वाला टॉपिक है। तो जो पीएसआई है उसमें यहाँ से सवाल आया हुआ है। साथ में जो ई कॉमर्स है ई कॉमर्स स्पेशली यहाँ पीएसआई में दिया हुआ है। तो ई कॉमर्स के जितने भी जो भी मॉडल्स होते हैं जैसे कि स्टॉक मॉडल भी होता है इन्वेंट्री मॉडल भी होता है तो यहाँ से आप जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। जो 5 ईयर प्लान है 5 ईयर प्लान है वो स्पेशली सिलेबस में दिया हुआ है। वैसे योजना आयोग है उसकी जगह नीति आयोग है उसका गठन हो गया है बट फिर भी ये रिलेवेंट है क्योंकि सिलेबस अभी तक जो आरपीएससी का जो सिलेबस है उसमें ये दिया हुआ है। हो सकता है यदि नया सिलेबस आए तो ये जो वाला पोर्शन है वो हटा भी दें। साथ ही में जैसे ये वाला जो पोर्शन है मेजर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है साथ में जो एलपीजी रिफॉर्म्स है इससे पीएसआई में तो सवाल नहीं आया पर जैसे आरएस प्री है उसमें यहाँ से सवाल आया। अभी मैं आपको जो स्लाइड्स है उसमें मैं बताऊंगा कि आरएस प्री में कौन सा सवाल आया था। साथ ही में जो मेजर जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है जैसे एग्रीकल्चर है इंडस्ट्रीज है सर्विस सेक्टर है इसमें जो इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके जो भी रिलेवेंट डाटा है वहाँ से सवाल है पूछे जा रहे हैं। जैसे डिप्टी जेलर में भी जो ट्रेंड है वो यही है। इसके साथ में ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये अलग से मेंशन कर रखा है तो आप यहाँ से क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही में जो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें जो भी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेटा है जैसे जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसमें जो महिला श्रम बल भागीदारी है या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है। तो ऐसे सवाल है वो जो डिप्टी जेलर में भी पूछे गए हैं। अब जो राजस्थान इकोनॉमी है उसमें जो सिलेबस है मेजरली वो वही है जो इंडिया जो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप इसमें आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे वही पढ़ना है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का है। अब इनके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपके सिलेबस में नेशनल इनकम लिखा हुआ है आपके सिलेबस में नेशनल इनकम लिखा हुआ है तो नेशनल इनकम से ये सवाल आया हुआ है। ये जो पीएसआई की 2 शिफ्ट है उसमें नेशनल इनकम से सवाल आया है। जैसे कि जो पीएसआई है उसमें जो नेशनल इनकम है वो पूछा था कि नेशनल इनकम है वो क्या होती है। तो नेशनल इनकम होती है एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। और यदि अपन तो जो पर कैपिटा इनकम है वो यदि अपन तो कैलकुलेट करनी है तो उसमें आप अपन जो पॉपुलेशन है उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हैं ये इकोनॉमी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि फिस्कल पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी है या जो नेशनल इनकम है साथ ही में जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी है बैंकिंग वाला पोर्शन है इन्फ्लेशन वाला पोर्शन है। तो 3 या 4 सवाल हैं और जो इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि ये नेशनल इनकम वाला सवाल है आपके सिलेबस में मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग वाला जो है वो भी दे रखा है। तो इसमें जैसे यहाँ सवाल पूछा है और पीएसआई में
ती कौन सा है वो क्वांटिटिव मतलब क्वालिटेटिव टूल्स हैं, गुणात्मक उपकरण है। तो इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो एक गुणात्मक उपकरण है। क्यों? क्योंकि जो बैंक रेट है, रेपो रेट है या ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, ये सारे हैं वो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। इनसे डायरेक्ट मार्केट में एक मात्रा पर डिपेंड या एक मात्रा पे प्रभाव पड़ता है। तो ये मात्रात्मक उपकरण है। साथ ही में जैसे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यहाँ से सवाल आया हुआ है। जो जो गवर्नमेंट बजट होता है उसका उद्देश्य नहीं है, ये भी जो फिस्कल पॉलिसी है वहाँ से सवाल आया हुआ है। इसके साथ में जैसे ये शेयर मार्केट का सवाल है, जो शेयर मार्केट वो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो शेयर मार्केट से सवाल पूछा हुआ है। नरसिम्हन समिति है, नरसिम्हन समिति है वो किससे रिलेटेड है? तो ये बैंकिंग वाला टॉपिक है, उससे सवाल आया हुआ है। जो 5 ईयर प्लान है उसमें जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य पूछा हुआ है। तो आप ये चीज़ नोट कर रहे हो कि इकोनॉमी के जो भी सवाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे पूछे हैं, जो पिछला जो PSI वाला एग्जाम हुआ है। पर जरूरी नहीं है कि अभी जो लेटेस्ट में आपका जो एग्जाम होगा उसमें इतने ही ईजी सवाल हैं, क्योंकि RPSC का नया ट्रेंड है, उसमें इकोनॉमी के सवाल हैं, डेटाबेस भी आ रहे हैं, जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे वहाँ से भी आ रहे हैं। साथ ही में थोड़े एनालिटिकल आ रहे हैं, जैसे RS प्री में आए हैं, या जो डिप्टी जेलर वाला एग्जाम है उसमें भी थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस आए हैं। अभी आपके सामने सवाल है, जैसे कि ये मैंने राजस्थान सर्वे के सवाल है वो डाल रखे हैं। राजस्थान सर्वे में जैसे इंडिया गवर्नमेंट में जो स्कीम वाला क्वेश्चन है उसमें पहली स्कीम है वो पूछी हुई है। HDI वाला सवाल है, ये कौन से उसके सूचक नहीं है, इसमें पर्यावरण की स्थिति है वो नहीं है। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही बेसिक सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। साथ ही में जैसे ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये राजस्थान के सर्वे में दी हुई है, वहाँ से पूछा है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है 1.0 है, उस टाइम 1.0 ही था। अब लेटेस्ट वाला जो भी SDG इंडेक्स है वो पूछा जा सकता है। अब साथ ही में जैसे नव जीवन योजना है वो पूछिए। अब मैं अकाउंटिंग का सवाल बोल रहा था, वो यहाँ आया हुआ है, जैसे कि अकाउंटिंग में क्या समाहित है। तो यदि आपके सिलेबस में छोटा सा भी टॉपिक है वो मेंशन है, तो उस पर आपके पास में बेसिक कंटेंट है वो होना चाहिए। जैसे कि HDI वाला सवाल है, HDI वाला सवाल है, तो HDI वाला सवाल है वो जो PSI की तीनों शिफ्ट है वहाँ पे ये सवाल है वो आया है। अब जैसे ये सब्सिडी है, सब्सिडी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो यूरिया सब्सिडी है उसकी वैल्यू पूछी है। आपके सिलेबस में टैक्सेशन है वो भी मेंशन है, कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो मेंशन है, इसलिए ये टैक्सेशन से सवाल आया है। ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना ये राजस्थान के सर्वे से आया है। दीनदयाल उपाध्याय जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये राजस्थान का जो सर्वे है वहाँ से सवाल आया है। अब ये जो नेशनल इनकम है यहाँ से ये सवाल आया है, जो इन्फ्लेशन वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे ये जहाँ पे जो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी है वो सहअस्तित्व में रहती है, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं स्टेज इन्फ्लेशन। क्योंकि स्टेज जो इन्फ्लेशन होती है उसमें इन्फ्लेशन भी रहती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी रहती है, और जो GDP वृद्धि दर होती है वो ऋणात्मक हो जाती है, या GDP वृद्धि दर में कमी होती है। तो ये तीनों चीज़ें साथ में होती है, उसको स्टेज इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जैसे RS प्री में हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो आया था, या तो और इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के जितने भी टाइप हैं वहाँ से सवाल आ सकता है। ये और सवाल दिए हुए हैं, जैसे इंदिरा महिला शक्ति निधि है, ये जो राजस्थान का सर्वे वहाँ से सवाल आया हुआ है। ये तो साइंस के सवाल है। अब जैसे ये है, निम्न में से कौन सा वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं है? तो इसमें जो GST है वो डायरेक्ट टैक्स में नहीं है, क्योंकि GST है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उन सबको मिलाते GST बनाया गया है। तो ये बहुत ही आप देख रहे होती जो PSI का जो पिछला पेपर है उसमें जो बेसिक क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। पर जैसे 13, 14 और 15 दिसंबर है, उसमें जो भी क्वेश्चन है उनकी थीम क्या है? जो 13, 14 और 13, 14 और जो 15 सितंबर है उसके जो भी क्वेश्चन इकोनॉमी के आए हैं उन क्वेश्चन की थीम क्या है? जैसे कि इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है उसमें बैंकिंग वाला पोर्शन है वहाँ से सवाल आया, जो इन्फ्लेशन वाला पोर्शन है वहाँ से सवाल आया। बैंकिंग, इन्फ्लेशन और मौद्रिक नीति, ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है। जो फिस्कल पॉलिसी है जिसमें यूनियन बजट भी पढ़ना है आपको इंडिया का, वो है 5 ईयर प्लान है, और HDI है ये एक्सक्लूसिव मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में, तो यहाँ से पढ़ना है। नेशनल इनकम है,
जो बेसिक वाला पोर्शन है वहां से सवाल आ रहा है। शेयर मार्केट है, यहाँ से एक सवाल आया था पिछली शिफ्ट में। सब्सिडी है, यहाँ से भी एक सवाल आया है। तो ये मैंने जो लेटेस्ट जो आरपीएससी का ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड में जैसे भी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन तो है जो इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे वहाँ से आ रहा है। जैसे मैं डिप्टी जेलर में जो सवाल है वो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। साथ ही में कुछ क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहे हैं। जो अभी अपन ने जितने भी सवाल किए हैं उनमें इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से पिछले पीएसआई में कोई भी सवाल नहीं आया था। पर जो अभी डिप्टी जेलर वाला एग्जाम हुआ वहाँ से इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आए, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, वहाँ से डिप्टी जेलर में सवाल आया है। और जो पहली योजना है वो आपकी एसआई में पूछी गई है। अब मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन बता रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वाला सवाल है कि कौन सा राज्य है जिसमें जो महिला श्रम बल भागीदारी वो मैक्सिमम है। साथ ही में जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है इससे ये सवाल भी आया है। मतलब मेजरली जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आपको जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है और जो सर्विस सेक्टर वाला है उससे जितने भी रिलेवेंट डेटा है कि सीमेंट उत्पादन में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, या कोई भी जो क्रॉप्स है उसमें इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, या वर्ल्ड लेवल पर क्या चीज़ें हो रही है। तो मेजरली ये जो 3 चैप्टर है वहीं से जो डेटा है वो पूछे जाते हैं जनरली। जैसे कि ये तिलन में भी पूछा है। ये सवाल तो राजस्थान का जो सर्वे उसमें दिए हुए हैं, ये तो राजस्थान के सर्वे से भी हो जाएगा। पर जैसे ये सर्वे, ये इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, जैसे कि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में जो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का रोल कितना है, तो ये सवाल स्पेशली है वो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ आपको बता दूँ कि इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लो या यहाँ से पढ़ लो, पर आपके सामने सवाल है, आप तो डिसीजन खुद लेना है कि ये सवाल यहाँ से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। या आपके पास में जो नोट्स हैं कोई भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो तो वो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही है या नहीं कर रही है। यदि उसमें वो सर्वे के नोट्स शामिल हैं तो आप वो नोट्स पढ़ सकते हैं। पर यदि आपको लगता है कि वो नोट्स में चीज़ें इंक्लूड नहीं है तो आप अपने लेवल पर वो चीज़ें हैं वो तैयार करें। स्कीम बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आपको किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन मिल जाएगा जो आर एस प्री के टाइम जो भी कोचिंग से प्रोवाइड करती है। 100-150 स्कीम्स है जितनी भी, उनमें जितनी भी चीज़ें हैं तो वो आराम से आप तैयार कर सकते हो अपने लेवल पर। जैसे मैं स्कीम का सवाल बता रहा था, इसमें नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो सवाल पूछा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टमेंट जो पाइपलाइन है इसका सवाल है वो पूछा हुआ है, 111 लाख करोड़ है। तो ये आरएस में अपन मेंस में पढ़ते हैं, पर ये चीज़ें हैं वो जो पीएसआई है उसमें भी पूछी जा सकती है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पोर्शन है उसमें जितने भी जैसे सागरमाला है, भारतमाला है, उसमें कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, ये सब चीज़ें वो पूछी जा सकती है। यहाँ पे मैंने जो जो और भी जो अभी लेटेस्ट जो सवाल आए हैं इकोनॉमी के वो मैंने सवाल लगाए हैं। जैसे कि इसमें ये जैसे ये सीपीआई वाला सवाल है, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, तो ये जो सवाल है ये बेसिक जो इन्फ्लेशन वाला पोर्शन है वहाँ से सवाल आया है। साथ ही में ये जो जितने भी फैक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं, ये नेशनल इनकम है वहाँ से ये सवाल आया है। ये प्रभावी राजस्व डाटा है, ये जो राजकोषीय डाटा वाला चैप्टर है वहाँ से सवाल आया है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसमें जो पूंजीगत परिसंपत्ति जो राज्य सरकार को जो ग्रांट दी जाती है वो राजस्व डाटे में से यदि अपन माइनस कर लेते हैं तो जो डाटा बचता है उसको प्रभावी राजस्व डाटा बोलते हैं। तो ये सवाल है जो बेसिक सवाल है वो पूछे हैं। जैसे इसमें जीएसटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो पूछी है। तो ये सवाल है राजकोषीय डाटा वाला चैप्टर है वहाँ से आया है। अब जैसे जो राजस्थान का सर्वे है उसमें मैंने बोला कि राजस्थान का जो सर्वे है वो पढ़ना है, पर उसमें भी जो फ्लैगशिप स्कीम है वो दी हुई नहीं है। जैसे कि फ्लैगशिप स्कीम में जैसे अमृत स्कीम्स हैं। साथ ही में जो जो एभीम स्कीम है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है वो है, और ऊर्जा वितरण योजना है, जो हरियाणा राजस्थान मिशन है, कर्म भूमि से मातृभूमि जो जल संरक्षण के लिए जो अभियान है,
ये जो नई स्कीम्स है जो राजस्थान सरकार की, जो स्कीम्स है इनसे रिलेवेंट जो भी डेटा है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पुरानी जो स्कीम्स हैं अम, उनसे इतने सवाल नहीं आते हैं। पर ये नई स्कीम्स है और ये फ्लैगशिप स्कीम्स में भी शामिल है, और जो ये अमृत वाली है ये तो दो तीन एग्जाम में पूछ ली, अभी ईओआरओ में भी पूछी थी, और ये जो डिप्टी जेलर है उसमें भी पूछ ली कि यदि 1 लाख से कम है जनसंख्या, 1 लाख से 10 लाख है, और 10 लाख से ज़्यादा है, और इसमें यदि 10 लाख से ज़्यादा है तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतना पार्टिसिपेट करती है। तो यदि 1 लाख से कम है तो तो इसमें 33.33% है, 50% है और 25% है। तो ये डेटा है वो आपसे बदल के दूसरे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। साथ ही में जैसे स्वामित्व योजना है, अब स्वामित्व योजना आरएस मेंस में भी पूछी गई थी। तो स्वामित्व योजना में कौन से डिपार्टमेंट है वो शामिल है। साथ ही में जो राजस्थान की जो लेटेस्ट जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, राजस्थान की जितनी भी लेटेस्ट पॉलिसीज है, जैसे ये इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसीज है, इसमें ये 3,000 थी जैसे यहाँ पे 2,000 है। अब यही सवाल है डायरेक्ट, ये वो नीचे पूछ लिया। तो जो राजस्थान की जितनी भी पॉलिसीज है वो भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। ये मैंने डिप्टी जनरल का ही सवाल है वो जो मद्रास क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जितने भी जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है उनसे भी एक सवाल है वो आ ही रहा है, जैसे ये वाला जो सवाल है वो है। अब जैसे एसआई में हो सकता है कि जो आरएस प्री में जो जितने डीप में सवाल पूछे गए हैं, वैसे भी जैसे सेंटेंस बेस्ड सवाल है वो पूछ ले, जैसे ये निवेश पोर्टल वाला सवाल है। अब निवेश पोर्टल वाला ये जो सवाल है, इसमें जैसे निवेश पोर्टल है तो इसमें जैसे ये डेटाबेस भी आ सकता है, जैसे कि जो जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन होता है उसमें पहले था सिंगल विंडो क्लियरेंस, फिर इसकी जगह चेंज हुआ वन स्टॉप शॉप सिस्टम। इसके अंडर में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है। और जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट सीएम के अधीन होता है। तो इसमें जो ये स्टेटमेंट है कि ये मुख्यमंत्री के अधीन होता है, तो ये जो डायरेक्ट राजनिवेश पोर्टल है ये सीएम के अधीन नहीं होता, इसमें जो बोर्ड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट होता है ये इसके अधीन होता है। तो आपको इतने डीप में जाती भी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो सवालों का जो नेचर है उसमें ऐसा है कि सेंटेंस बेस्ड सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। साथ ही में जो सवालों उसमें है कि उसमें थोड़ा सा चीज़ें तो अपने तो डीप में पढ़ना पड़ेगा। अब जो हैप्पीनेस इंडेक्स से उसका सवाल आया, तो हैप्पीनेस इंडेक्स से वो आरएस प्री में पूछा है, क्योंकि आरएस प्री में हैप्पीनेस इंडेक्स है वो अलग से दे रखी है। साथ ही में जैसे जो जो राजस्थान इकोनॉमी में जो जीएफ है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, तो ये जो पहला चैप्टर होता है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें ये सब डेटा होता है वो दे रखा होता है कि एग्रीकल्चर में जो भी सब सेक्टर है उसमें उनको आरोही अवरोही क्रम में जमाना, या जो जीएफ है उसमें है, या जो जीएसवी है उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर है उनका सीक्वेंस है वो अरेंज करना। तो जो इकोनॉमिक सर्वे में जो पहला चैप्टर है ये, इससे दो सवाल मिनिमम आते ही हैं। साथ ही में जो जो फिस्कल डेफिसिट वाला चैप्टर है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, और भी जो ट्रेंड्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज हैं वो उस चैप्टर में दे रहते हैं। तो इन दोनों चैप्टर से दो तीन सवाल आते ही हैं। अब जैसे मैं बता रहा था आपको, जो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है जो है वृद्ध आर्थिक परिदृश्य, और जो चैप्टर शायद 9th या 10th है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें है जो बजट वाला जो चैप्टर है उसमें रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, वो दोनों चैप्टर है आपको ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे वो पढ़ना है, क्योंकि कोचिंग में उनको शॉर्ट में दिए हुए हैं। और अभी जो आरपीएससी सवाल पूछ रही है वो लैंग्वेज बेस्ड पूछ रही है। तो यदि आप ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो आपके ऐसे सवाल है वो भी सही होने की संभावना अच्छी है।
हाँ, एक में जो रीतो थी, जितने भी जो पार्क हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं, तो इनसे रिलेटेड सवाल है, वो आरएस प्री में भी पूछा हुआ है, ये डिप्टी जेलर में भी ये जो पार्क है उनसे सवाल आया है। जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा पार्क है वो रीतो में शामिल नहीं है, तो जो एग्रो फूड पार्क है उदयपुर में, यहाँ पे बनाया ही नहीं अभी, गंगानगर में है, जोधपुर में है, अलवर में है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। साथ ही में जैसे ये सिमिलर क्वेश्चन से वो डिप्टी जेलर में भी आया है कि टेक्सटाइल पार्क है वो सिलोरा किशनगढ़ में है, हौजरी पार्क है ये बांसवाड़ा में है, और तो ये जो ये सुमेली देती थी जो हौजरी पार्क है वो भिवाड़ी में है। इसमें जो स्टोन पार्क है ये बिस्नोदा जोधपुर में है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क हैं, या जो जो एसआई वाला है उसमें जो राजस्थान जोग्राफी में जो इंडस्ट्री वाला पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री और मिनरल से 2 या 3 सवाल है वो, जितनी भी तीनों शिफ्ट हुई थी उनमें सवाल पूछे गए हैं। अब यहाँ पे मैंने जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे उनकी क्वेश्चंस की जो थीम है वो मैंने मेंशन कर रखी है। जैसे फ्लैगशिप स्कीम से जैसे अमृत 2.0 है वो सवाल आया था। रितोदे जो पार्क हैं या जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है उसमें राजस्थान की रैंकिंग है वो है। जितनी भी न्यू पॉलिसीज है जैसे मिनरल पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, मिनरल पॉलिसी है, और जो एमसेंड पॉलिसी है, इनके सवाल है वो आरएस प्री में आए थे। लॉजिस्टिक पॉलिसी है ये इसमें पूछा था डिप्टी जेलर में। सर्वे के साथ में जो करंट अफेयर्स है उसके भी सवाल, जैसे कि ये जो शुद्ध दिल्ली युद्ध अभियान है उसमें जो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है ये चलाया गया था, तो ये पूछा है। साथ ही में जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है वो तो रेवेन्यू वाला चैप्टर है, यहाँ से रेवेन्यू डेफिसिट वाला और फिस्कल डेफिसिट वाला, और जो चैप्टर फर्स्ट है, और जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, और जो सर्विस सेक्टर है, इन तीनों से डेटाबेस सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। और ये मैं बताई है आप तो पहले ही थी, जो राजकोषीय घाटा वाला चैप्टर है वो आपको जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे वहीं से पढ़ना है। अब इकोनॉमी के लिए मेजर मेजर मैंने बता दिया है कि जो राजस्थान इकोनॉमी है उसमें जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है वो पढ़ना है, और किसी भी तोचिंदा जो कंपाइलेशन है आप वो पढ़ सकते हो। साथ में जो राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम है वो पढ़नी है। साथ में जो करंट अफेयर्स है राजस्थान का वो पढ़ना है। इसके अलावा जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आप किसी भी दो तीन के बेसिक नोट्स है वो पढ़ लें, और जो जितनी भी स्कीम्स है वो पढ़ लें। साथ ही में जो इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके जो भी डेटा हैं, जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर है, तो इकोनॉमी में लगभग 25+ सवाल आते हैं। और यदि आप अच्छे से ये पोर्शन प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 20+ क्वेश्चन आराम से राइट हो सकते हैं। अब अपन ने जो पॉलिटी इंडिया और स्टेट पॉलिटी वाला पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन पॉलिटी में जो सिलेबस में जैसे जो आरएस प्री और जो स्पेशली एसआई में जो सिलेबस में डिफरेंस है वो ये है कि जैसे नेशनल पब्लिक पॉलिसी ये सिलेबस में लिखा हुआ है, साथ में वेरियस लीगल राइट है, और जो सिटीजन चार्टर है ये सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है। सिटीजन चार्टर है, इसका सवाल है वो आरएस प्री में भी आया था, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना ही है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। जैसे ये पीआईएल है, पीआईएल अलग से सिलेबस में मेंशन है। पीआईएल बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का भी नहीं है मुश्किल से, पर सिलेबस में अलग से मेंशन है। जुडिशियल रिव्यू है वो है। साथ ही में जो महिलाएं और जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो भी अपराध हैं, ये स्टेट पॉलिटी वाला पोर्शन है वहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पोर्शन है वो अलग से मेंशन है। साथ ही में जो 1919 और 1935 वाले जो एक्ट हैं, तो ये जो 4-5 टॉपिक है यहाँ से आप 3 या 4 सवाल है वो उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ से आएंगे, क्योंकि ये अलग से सिलेबस में मेंशन है जो आर एस प्री में नहीं है। साथ ही में जो इंडिया पॉलिटी में जो भी जैसे कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डीपीएसपीज हैं, और जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो जितने भी जो स्टेचुरी कमीशंस हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमीशंस है जितने भी, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, सीवीसी है। अब ये जो सिलेबस है वहाँ अलग से मेंशन किया हुआ है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो अलग से मेंशन है, तो इससे भी सवाल है वो एसआई में पूछा गया है। तो जो सिलेबस में जो चीज़ें अलग से मेंशन है तो उनको तो अच्छे से पढ़ना ही है। अब इनके जो भी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो भी आरपीएससी का, वो सवाल डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे जो आर एस प्री है उसमें आरपीएससी ने ऐसे ऐसे सवाल दिए हैं जो 1 पेज में पूरे आ भी नहीं रहे।
तो ऐसे सवाल देते आपको तो डरना नहीं है इनमें, थोड़ा धैर्य रखना है और जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे ये सवाल है, तो इस सवाल में जैसे राष्ट्रपति के जो इलेक्शन से वहाँ से सवाल आया है, तो इसमें यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि जो राज्य के विधानसभा होते हैं उनके जो एमएलए की जो वैल्यू होती है वो यदि अपन निकालते हैं तो वो होती है राज्य की जनसंख्या अपॉन उस राज्य में जितने टोटल जो एमएलए हैं वो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है इसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो यदि आप ये इतना सा आप देख लेते हो तो ये भी सवाल है वो आपका आराम से सही हो सकता है। तो सवाल की लेंथ है वो आपको देख के डरना नहीं है। जैसे ये भारत का जो इलेक्शन कमीशन है ये सवाल आया है, तो ऐसे लैंग्वेज बेस्ड सवाल है वो आराम से आ सकते हैं। अब इसमें इसमें ये स्टेटमेंट है वो राइट है, बाकी सारे स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें 25 जनवरी 1950 है और ये 1995 नहीं है, 1995 की दूसरा है, और ये भी 5 वर्ष और 60 नहीं है। इसमें जैसे जो नेशनल जो इलेक्शन कमीशन होता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, उसमें जो आर्टिकल 103 है, आर्टिकल 103 और जो राज्यों के संदर्भ में आर्टिकल 192 है। तो आर्टिकल 103 और आर्टिकल 192 है, उसमें जो एमएलए, आर्टिकल 103 में तो जो एमपीज है उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो प्रेसिडेंट है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उससे परामर्श करेगा, और जो आर्टिकल 192 है उसमें जो गवर्नर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उससे परामर्श करेगा जो एमएलए है उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये सवाल है, ये पॉलिटी का सवाल है, इसमें लैंग्वेज लिखी हुई बट ये बहुत ही ईजी सवाल है। अब जैसे ये जो लोकसभा स्पीकर होता है उनकी पावर है उसके बारे में ये सवाल पूछा गया है। तो यदि आप अब लोग बोल रहे हैं कि आरपीसी का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है, क्योंकि पहले आरपीएससी है वो आरएसपी में भी या एसआई में भी वन लाइनर सवाल है वो पूछ रही थी, अब वन लाइनर ना पूछते जो लैंग्वेज फॉर्म है उसमें पूछ रही है। अब जैसे ये सवाल है, अब इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो जो स्पीकर होता है वो जो सदन की जो कार्यवाही होती है उसमें भी भाग नहीं लेता, जो कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो जो लोकसभा होता है उसका मेंबर होता है, तो वो वोट भी डाल सकता है। जब उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो यदि चल रहा है तो वोट डाल सकता है, और नॉर्मल चीज़ों में वो यदि वोट बराबर हो जाते हैं तो कास्टिंग वोट है वो भी डाल सकता है। तो ये सवाल है यहाँ से आराम से राइट हो सकता है। तो ये मैं सवाल जो आरएस प्री में जो सवाल आए सेम वैसा ही ट्रेंड है वो आपको पीएसआई में देखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए आपके सामने सवाल लाया हूँ, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पढ़ना क्या है। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल तो आप यदि आपकी सही हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी ऐसे सवाल हैं ये बाउंसर होते हैं, ऐसे सवालों तो छोड़ना ही होते हैं, क्योंकि इसमें 3 3 डेट पूछी हुई है। तो यदि किसी की किस्मत अच्छी है उसने पढ़ा हुआ तो बढ़िया बात है। अब जैसे जो इंडिया पॉलिटी वाला पोर्शन है उसमें क्या आरपीएससी वो फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछ रही है। जैसे जो जो संविधान सभा है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसमें संविधान सभा के जो सत्र हैं उनसे सवाल आ रहे हैं, और राजस्थान से मेंबर कौन थे, प्रथम जो मंत्रिमंडल है उसमें महिलाएं कौन कौन सी मंत्री थी। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। और जैसे आरएस प्री में 2004 और 5 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहाँ से सवाल आ रहे हैं। तो ऐसा सवाल है 2004-5 वाले, वैसे तो आप तैयार नहीं कर सकते, पर ऐसे सवाल हैं ये आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि जो फैक्चुअल टाइप वाले क्वेश्चन हैं, जो क्योंकि आरएस प्री और जो ऐसा ही है उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि आरएस प्री है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो आरएस प्री में यदि आप जैसे अब की बार 71 नंबर मेरिट गई थी और आपकी यदि 72 नंबर है तो भी आप मेंस लिखोगे, परंतु एसआई में जो जीके वाला पेपर होता है उसके नंबर जुड़ते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ एक थ्रेशोल्ड जो मार्क है वही नहीं लाने हैं, साथ में आप तो मैक्सिमम नंबर है वो लाने हैं, कि आप जितने अच्छे नंबर लाओगे उतनी आपकी अच्छी संभावना है सेलेक्ट होने की। तो एसआई और आरएस प्री में ये डिफरेंस है। आरएस प्री में अपन बहुत सी सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, जैसे कि यदि किसी को मैथ रीजनिंग नहीं आ रही है तो वो छोड़ सकता है, राजस्थान हिस्ट्री है वो छोड़ सकते हैं, किसी को साइंस नहीं आ रही तो छोड़ सकता है, क्योंकि अपने तो जैसे पिछली बार पेपर टफ आया था तो 72 नंबर ही गई थी। पर एसआई में आप कोई भी पोर्शन है वो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिसाइडिंग एग्जाम है। इसमें दोनों पेपर है, मतलब ये प्री टाइप में एग्जाम नहीं है, इसके नंबर जुड़ते हैं, इसकी वजह से ही आपका फिजिकल तोल है वो होता है, उसके बाद में इंटरव्यू तोल है वो होता है, तो इसके नंबर है वो जुड़ते हैं, इसलिए आपको इसमें कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है।
मैथ और रीजनिंग है वो भी नहीं छोड़नी है, ना साइंस छोड़नी है, ना हिस्ट्री छोड़नी है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते आप। अब जैसे ये सवाल है, अब ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे सवाल होने वाला है कि जो राज्यसभा में प्रतिनिधि रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है, ये अनिवार्यता 2003 में समाप्त हो गई। तो ये इलेक्शन कमीशन के आदेश से समाप्त हो गई थी। तो ये क्वेश्चन है। अब जैसे ये जैसे ये सवाल है और ये सवाल है, इनके लिए आप तो ओरिजिनल जो बैरेक्ट है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी के लिए क्या स्रोत होने चाहिए वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी वो बना सकते हैं। अब जैसे स्टेट पॉलिटी में जैसे ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में राजस्थान जो विधानसभा है उसमें स्पष्ट बहुमत है वो प्राप्त किए बिना कितनी बार सरकार बनाई है। तो जैसे अभी ये मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे थी जो वसुंधरा जी है उन्होंने 2 बार गवर्नमेंट बनाई थी तो दोनों बार पूर्ण बहुमत था। पहली बार जनता पार्टी है उसने सरकार बनाई थी तो इस टाइम पूर्ण बहुमत था। भैरों जी ने जब दोनों बार गवर्नमेंट बनाई थी तब इन्होंने इनके पास में पूरा बहुमत है वो नहीं था। तो ये दोनों जो हैं वो पूरा बहुमत नहीं था, तो इसमें ये दो है वो आंसर हो रहे थे। पर अब ये जो मैंने बना रखा है यहाँ से और सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी है उसको विधानसभा में कितनी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। तो जो आरपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उससे आपको ओनली यही पता नहीं चलता है कि सवाल कितने डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। उसके जो ऑप्शंस होते हैं या उनके जो सवाल होते हैं उनसे भी वापस सवाल है वो रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसी आप एक्सरसाइज वो अपने लेवल पर कर सकते हैं। अब जैसे ये सवाल पूछा हुआ है आर्टिकल 23 से रिलेटेड, कि यदि जो आर्टिकल 23 है उसमें यदि स्टेट को कंपलसरी सर्विस यदि इम्पोज करनी है तो इन 4 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म, मूल, वंश, जाति और जो वर्ग है उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये सवाल पूछा हुआ है, तो अब ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 16 या 15 है उसमें किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल जो 325 है जिसमें यूनिवर्सल जो वोटिंग राइट है उसमें किन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसमें रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स से इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अब क्वेश्चन से तो आर्टिकल 325 पे पूछा जा सकता है। अब जैसे हमारा जो एग्जाम हुआ था 14 सितंबर, तो उसमें ये जो जैसे राज्यपाल के पद है उनके लिए जो शर्तें हैं वो पूछी थी। जो प्रेसिडेंट है उसके लिए आर्टिकल जो 59 है उसमें जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है उसके लिए जो शर्तें हैं वो दी गई है। और जो राज्यपाल है उसके लिए आर्टिकल जो 158 है उसमें दी गई है। तो इसमें ये 3 शर्तें होती है कि संसद या विधानमंडल है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो धारण नहीं करना चाहिए, साथ ही में जो वेतन और भत्ते होते हैं वो उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। परंतु यदि कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में पोस्टेड होता है तो जो वेतन और भत्ते होते हैं वो राष्ट्रपति है वो आदेश द्वारा अवधारित करते हैं, और वो जो वेतन और भत्ते होते हैं वो उन राज्यों में डिवाइड होते हैं। तो अब ये सवाल है, ये स्टेटमेंट देते ये पूछा जा सकता है क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है। अब ये प्रेसिडेंट और जो राज्यपाल है उसके लिए शर्तें ये हैं। तो जैसे राज्यपाल के लिए पूछा है तो हो सकता है अब की बार प्रेसिडेंट के लिए पूछ लें, ये शर्तें पूछ ली। शर्तें पूछ ली। शर्तें पूछ ली, हो सकता है जो क्वालिफिकेशन है वो पूछ लें, और विद आर्टिकल है वो पूछ लें कि आर्टिकल कौन से में दिया हुआ है। तो जो 58 है उसमें जो प्रेसिडेंट है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो दी गई है, और जो आर्टिकल 157 है उसमें जो गवर्नर है उसकी दी हुई है। तो जब भी यूनियन से जब भी राज्य वाले आर्टिकल में जनरली जाना है तो आप 90 जोड़ के 1 माइनस कर सकते हो। जैसे कि 50 इसमें 90 जोड़ो और एक घटा लो तो ये है वो 157 है वो आ जाएगा। तो इसमें जैसे जो प्रेसिडेंट है उसके लिए तो 2 कंडीशंस, मतलब ये 4 कंडीशंस हैं, मतलब ये 4 क्वालिफिकेशन है, कंडीशंस नहीं कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता वो रखता हो, और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो धारण नहीं करना चाहिए, साथ ही में जो इंडिया उसका सिटीजन होना चाहिए, एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। पर जो गवर्नर है उसके लिए 2 ही
क्वालिफिकेशन है वो है, जो ओरिजिनल संविधान है उसमें। तो अब की बार सवाल है वो अर्थ है के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो बेरेट है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसके बारे में बोल रहा था, तो ये सवाल है वो आया हुआ है। और जो जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं, पर जैसे जो हमारी जो प्रस्तावना है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनमें ओरिजिनल क्या चीज़ें लिखी हुई है वो भी आपको अच्छे से ध्यान देनी है। जैसे ये सवाल पूछा है, तो ये इसमें पूछा है कि इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन से 4 वर्ड है वो लिखे हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब जैसे जो EORO वाला एग्जाम हुआ था उसमें जैसे ये सवाल पूछा है कि जो राजस्थान जो उच्च न्यायालय उसकी जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त होगी, उस समिति में कौन से सदस्य नहीं थे उसमें? जैसे सत्यनारायण राव समिति थी, इसमें विश्वनाथन भी थे, और इसमें जो ये है वो भी थे, परंतु इसमें जो इंद्रनाथ मोदी है वो नहीं थे। पर जैसे सवाल जो आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन है, अब जैसे इंद्रनाथ मोदी है, ये सवाल है वो और दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो टीकाराम पालीवाल है, राजस्थान का ऐसा कौन सा सीएम है जिसकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया गया था? तो जो इंद्रनाथ जी मोदी थे, ये जो टीकाराम पालीवाल है उनकी काम चलाऊ सरकार है उसके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव है वो लाए थे। तो ये सवाल है, ये आपके ऑप्शन से, यदि आप आरपीसी के जो भी सवाल में जो स्टेट पॉलिटी है उसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं उन्हें भी यदि आप अच्छे से, यदि आप चैट जीपीटी से या उसके बारे में अच्छे से सर्च करते हो तो ऐसे सवाल है वो भी आपके राइट हो सकते हैं। अब जैसे ये फंडामेंटल राइट से ये सवाल आया हुआ है, ये जैसे लैंग्वेज वाला सवाल है कि इसमें ऐसा है कि ये बहुत से जो फंडामेंटल राइट है वो ओनली सिटीजन को प्राप्त हैं, और जो फंडामेंटल राइट है वो जो कार्यपालिका होती है उसके विरुद्ध में प्रतिबंध लगाते हैं, पर विधायिका है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते। तो ये स्टेटमेंट राइट नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 13(2) है वो ये बोलता है कि संसद ऐसे कोई भी कानून नियम या विनियम नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट है उनका वॉयलेशन करती है, और यदि ऐसा वॉयलेशन होता है तो जितनी सीमा तक फंडामेंटल राइट में वॉयलेशन होता है उस सीमा तक वो जो लॉ है वो नल एंड वॉइड होगा। तो जो आर्टिकल 13(2) है उसके आधार पर ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है वो आ रहे हैं। और स्पेशली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और जो अर्बन लोकल बॉडीज है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजन है या जो भी आप बेसिक कंटेंट पढ़ते हो, कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो, उसमें जो पंचायती राज जो अधिनियम जो 1994 में है उसके प्रोविजन भी आपको ऐड करने हैं, जैसे कि आरएस प्री और जो पिछला एसआई वाला है उसमें भी जैसे ये सवाल आप देखिए कि जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में थी धारा जो 38 है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है कि जो राज्य जो पंचायती राज अधिनियम है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको राज्य सरकार है वो हटा सकती है, और ऐसा जो यदि उसको हटा देते हैं तो वो 6 साल तक वापस री इलेक्शन के लिए मतलब क्वालिफाइड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है। अब जैसे ये सवाल आया एक बार, जो राजस्थान की जो ग्राम सभा होती है, जो पंचायती राज संस्थाएं होती है, उनमें ग्राम सभाओं के बारे में यदि स्पेशल सेशन बुलाना है तो कितने सदस्य होने चाहिए, तो ये सवाल भी आया हुआ है। और जो महापौर है उसकी अमानत राशि है वो पूछी है। तो ये तीनों सवाल है वो ये जो एथ 10 से है, तो आप शॉर्ट में इनके जो प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन जैसे कि ग्राम सभा के बारे में जो प्रोविजन है, साथ ही में जो अध्यक्ष हैं जैसे कि सरपंच है, प्रधान है और जिला प्रमुख है, इनको हटाने के बारे में क्या प्रोविजन है, कितनी जो बहुमत है वो होना चाहिए, और जो जिला योजना समिति है आर्टिकल 243 ZD है। तो ये सवाल है वो लेटेस्ट आरपीएससी है वो जो ओरिजिनल जो एक्ट है 1994 में और जो नगरीय संस्थाओं वाले एक्ट है वहां से ये सवाल पूछ रही है। जनरली ऐसा है कि जो अब संविधान संशोधन है वो भी हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही पढ़ते हैं, और पर जैसे ये
अब जैसे ये 19वां संविधान संशोधन है वो पूछा है, तो 19वां संविधान संशोधन वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यदि अपन संविधान संशोधन की बात करें, पर फिर भी पूछा है तो आप तो जो संविधान संशोधन है उनको एक बार सभी तो रीड करना है। जनरली क्या होता है, हम 42 है, 44 है, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 91 है, साथ ही में जो 100 है, 101 है, यही पढ़ते हैं, पर अपने तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो पढ़ना है। अब जैसे ये सवाल है, ये ओनली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा है प्रॉपर, जिसमें फैक्चुअल नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अब ये सवाल है, ये तो राजस्थान के बजट से भी मान सकते हो या सर्वे से भी मान सकते हो। और जो जितने भी जो वाद हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी हैं, वो भी आप तो अच्छे से उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो राइट है या रॉन्ग है, उनके अंदर क्या चीज़ें वो ओरिजिनल बोली गई थी, वो आप तो याद रखनी है। जैसे ये सवाल पूछा है, जैसे ये सवाल आया है, तो इस सवाल के लिए आप तो जो जितने भी ये जैसे सज्जन सिंह वाद हुआ था, केशवानंद भारती वाद हुआ था, और जो दौलतनाथ वाद है वो हुआ था, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो तो हमने जो इंडियन पॉलिटी और जो स्टेट पॉलिटी है उनके जो भी प्रीवियस सवाल हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब सवाल तो डिस्कस कर लिए, पर इसके लिए क्या स्रोत है वो होने चाहिए। तो सबसे पहले तो जो ओरिजिनल जो संविधान है वो अपने तो पढ़ना है, जो बैरेट रहता है वो पढ़ना है, जो पोथियट एडिशन आता है वो, और लक्ष्मीकांत की बूथ है वो ऑप्शनल है, क्योंकि जो किसी भी आप तो चिंतित नोट्स भी पढ़ोगे तो भी उसमें जो लक्ष्मीकांत बूथ है उससे ही नोट्स बनाए हुए होते हैं, चाहे जो भी मार्केट में तो चिंतित किसी भी से भी पढ़ लो। तो ये उतनी ज़्यादा यदि आपका मन है तो पढ़ सकते हो, पर इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो आरपीएससी के सवाल आ रहे हैं, जो चीज़ें इसमें होती है लक्ष्मीकांत में, वो तो जनरली तो चिन्ह के नोट्स हैं वो इससे ही बनाते हैं, तो इसमें मिल जाती है। साथ ही में जो प्रीवियस सवाल है जितने भी, जैसे यूपीएससी में भी जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे थे वो आप इसमें आपको मिल जाएंगे, यूपीएससी वाले सवाल भी, और जो यूपीपीसीएस है उसमें भी जो आए हैं वो सवाल भी मिल जाएंगे। साथ ही में जो मैं फैक्ट बता रहा था, फैक्ट बेस्ड, जैसे कि जैसे वो जो संविधान सभा के सत्र हैं, ये आप अपने लेवल पर तैयार कर सकते हो। आप तो यदि कोई भी मार्केट में ऐसी बुक मिलती है जिसमें ये अलग से दे रखे हैं, जैसे जो पंचायती राज अधिनियम है, वो चीज़ें आप तो अपने लेवल पर तैयार करनी है। जैसे जो पंचायती राज अधिनियम है, मैंने तो जो ईओआरओ में थे, ईओआरओ में ये दोनों अधिनियम है वो अच्छे से दे रखे हैं, जो मतलब ये जो नजरिए वाला, तो इसमें आप जो जो आपकी रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स है वो आप अलग से उतार लो एक पेज में, और जो पंचायती राज अधिनियम है ये भी आप अलग से उतार लो, या किसी का कंपाइलेशन मिल जाता तो वो पढ़ सकते हो। और जो पॉलिटी और जो स्टेट पॉलिटी है वो आरपीएससी के नए ट्रेंड में ऐसा है कि सवाल है वो थोड़े से मॉडरेट टू टफ, कुछ क्वेश्चन से वो ऐसे टफ पूछे जा रहे हैं, पर वो भी ऐसे हैं कि लैंग्वेज बेस्ड है। तो यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इंडिया पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी में जो पीएसआई है उसमें अप्रोक्सीमेट 20 सवाल आते हैं। तो उसमें यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, पॉलिटी का फ़ायदा ये है कि इसमें एलिमिनेशन है वो आराम से हो जाता है। तो इसमें आप 15 प्लस सवाल है वो आराम से अटेंड कर सकते हो। इसमें ये मैंने जो स्रोत बताए, इसमें आप जो आपकी सुविधा अनुसार जो और अच्छा लगे वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे राजस्थान ज्योग्राफी और जो इंडिया ज्योग्राफी और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं। पर उसमें जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है उसमें आपके स्रोत है वो क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी में जो विजय सियात सर हैं उनके नोट्स है वो आप पढ़ सकते हो, या आप तो यदि किताब से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, तो राजस्थान जो ग्रंथ अकादमी है वो आप पूरी पढ़ सकते हो। पर यदि आप विजय सियात सर के नोट्स पढ़ते हो, साथ ही में जो मिनरल्स हैं वो आप इससे पढ़ लेते हो, क्योंकि जो सर वाली जो नोट्स हैं उसमें
जो मिनरल वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से इतना मेंशन नहीं है, क्योंकि आरपीएससी जो नए सवाल पूछ रही है उसमें जो लोकेशन से वो ऐसी पूछी जा रही है जो नहीं है, और जो इसमें आराम से आपको मिल जाएगी। तो साथ ही में जो इकोनॉमिक सर्वे है, जैसे एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है या इंडस्ट्री वाला पोर्शन है, तो ये आप तो यहाँ से इसमें लिंक करते हैं, ये तीनों चीज़ों से आपका राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो जाएगा। जैसे आरएस में राजस्थान ज्योग्राफी से 13-14 सवाल पूछ लेते हैं, पर जैसे एसआई में पिछली जितनी भी शिफ्ट थी उनमें 5-5 सवाल ही पूछे हैं। इंडिया ज्योग्राफी से भी 5 आए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 5 आए हैं, और जो राजस्थान ज्योग्राफी है उससे भी 5 ही सवाल आए हैं। तो जैसे आरएस प्री है उतने सवाल तो नहीं आते, पर जो जितने भी आते हैं वो आप आराम से राइट कर सकते हो राजस्थान ज्योग्राफी में। अब जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है, पर कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उसमें। एक में जो रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें इसमें अपन अपन ईस्ट से वेस्ट जाते हैं या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, तो रेन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो जो ऐसे एनालिटिकल सवाल है वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये सवाल आया है, ये ऐसे सवाल है आरपीएससी पहले भी पूछती आ रही है। और साथ ही में जैसे जैसे कि जो अनइम्पोर्टेंट रिवर है, जैसे सोम रिवर है, जैसे यहाँ पे सोम रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो पूछी है। साथ ही में जो ताली सिंध रिवर है इसकी भी जो ट्रिब्यूटरी है वो आरपीएससी ने पूछी है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसी नदियां हैं उनकी भी आपको जो ट्रिब्यूटरी है या जो सहायक नदियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में जैसे एक और सवाल आया हुआ था, मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे ये सोप स्टॉप वाला सवाल है, तो ये जो लोकेशन है वो जनरली जो तोचिंदिया नोट्स है उनमें मिलती नहीं है। ये राजस्थान ग्रंथ अकादमी वाली बुक है उसमें अच्छे से दी हुई है। और जो नई वाली जो वन रिपोर्ट है राजस्थान वाली, वो है जनसंख्या वाला चैप्टर है। और जो लाइव स्टॉक है, जैसे लाइव स्टॉक वाला है वो आरएस के प्रीलिम्स में तो सिलेबस में नहीं है, पर जो लाइव स्टॉक है, नहीं शायद आरएस मेंस में नहीं है, प्रीलिम्स में तो है। और जो लाइव स्टॉक है वो जो ऐसा ये उसमें दिया हुआ है, तो इसमें पिछली तीनों शिफ्ट थी उसमें एहतियात सवाल आया है। और जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है वो भी आपको पढ़नी है राजस्थान ज्योग्राफी में, जैसे ये सवाल है ये वन रिपोर्ट से आया हुआ है। और जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी अब जो सवाल हैं वो जैसे लिटरेसी वाला भी है, या जो सेक्स रेशियो है उसमें ग्रामीण और शहरी है वो पूछे जा रहे हैं कि ग्रामीण लिंगानुपात है वो उनमें जो जिला है उनका सीक्वेंस बताना है, या जो शहरी लिंगानुपात है वो बताना है। साथ ही में जो सेक्स रेशियो है उसमें भी जो अर्बन और जो रूरल है उनके बेस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो जो सॉइल है उसमें जो जैसे ये तेलसी ब्राउन है और साई रोजेट्स है, ये जितनी भी स्पेशल टाइप की जो सॉइल्स हैं ये भी अच्छे से पढ़नी है। ये तो जो आर एस जो एस आई जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें जो भी सवाल आए हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे पशुधन में सोनाडी नस्ल है वो पूछी है, साथ ही में जो थारपारकर नस्ल है वो ये पूछी है। अब जैसे ये मिनरल और इंडस्ट्री में जैसे ये सवाल है वो 14 वाली शिफ्ट तो पूछा है। जैसे गंगानगर जो सुगर मिल थी उसमें चुकंदर से चीनी बनाना वो तब स्टार्ट हुआ था, तो जनरली ये सवाल है वो सही नहीं होता है। पर ये सवाल 14 सितंबर वाली शिफ्ट है उसमें पूछा हुआ था और ये सवाल मेरे सही था। और ये जो एस्बेस्टस वाला पूछा है ये भी सवाल मेरे सही था। तो ये दोनों सवाल पहले पूछे हुए हैं और मैंने दिशा जो पब्लिकेशन है वो मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, तो ये मेरे दोनों सवाल है वो राइट हो गए थे।
तो आप तो ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है, राजस्थान पॉलिटी है और हिंदी है, जितनी भी सब्जेक्ट में जो दिशा पब्लिकेशन है उनके जो प्रीवियस क्वेश्चंस यदि उपलब्ध हैं तो वो आप तो स्पेशली पढ़नी ही है। ऐसे सवाल है वो आपको लीड दिला सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री की लोथे, ये जो मिनरल्स हैं उनकी लोकेशन है वो मैच करनी है। ये पॉपुलेशन से मिनिमम साक्षरता वाला जिला जालोर है और साथ ही में जो मिनिमम जनसंख्या वृद्धि दर है वो गंगानगर में रही है। सिंचाई परियोजना है उसके सवाल है, वो जी सवाल पूछे हुए हैं। तो आप देख रहे हो तो पिछली बार जो भी राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें बहुत इजी सवाल पूछे हैं। अभी भी राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल है वो उतने ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, आराम से डुएबल है। अब जैसे जो जलवायु वाला चैप्टर है उसमें ये पूछा हुआ है और जो कंजर्वेशन रिजर्व है वहाँ से सवाल पूछे हुए हैं। पर जैसे यदि आप आर एस प्री और जो डिप्टी जेलर वाला एग्जाम है उसमें देखोगे तो जो आर एस प्री है, स्पेशली आर एस प्री है, उसमें सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सिलेबस में उसमें टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है वो दिया हुआ है। तो जैसे ये सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन सी जगह पे भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर वो नहीं होती है, तो वो आपके आर एस प्री में आया था, पर ऐसे सवाल है एसआई में नहीं आया था क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। पर जैसे ये सवाल है वो आ सकता है एसआई में, इस टाइप के सवाल है वो आ सकते हैं कि जो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ये स्टेटमेंट इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है। तो ये अपने को पता है सही है। और लौटता हुआ मानसून होता है उससे तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र होता है उसमें ज़्यादा बारिश होती है, अपने को पता है कि तमिलनाडु का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और नॉर्थ ईस्ट जो पवनें होती है उनसे वर्षा होती है। साथ ही में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनसे बारिश होती है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। चेन्नई में जो वर्षा की विषमता है वो मुंबई से ज़्यादा है क्योंकि चेन्नई में लौटते हुए मानसून होते हैं उससे बारिश होती है, साथ में जो उष्ण कटिबंधीय जो साइक्लोन होते हैं उनसे बारिश होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट है, अपने तो पता है। यदि अपने को ये दूसरा स्टेटमेंट पता नहीं हो तो भी अपन एलिमिनेशन से ये सवाल सही कर सकते हैं क्योंकि बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो अपने को पता है। जैसे ये सवाल आया था। और जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अब आपके सिलेबस में भी एनर्जी दिया हुआ है तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी दिया हुआ है, तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है जो आर एस प्री में सवाल आया था वो ऐसा सवाल है, इनकी लेंथ है वो पूछी जा सकती है। जैसे ये सवाल पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, उसमें जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उसमें ये दिल्ली है, ये मुंबई है, कोलकाता है, ये चेन्नई है। तो ये 16 है, ये 19 है और ये 48 है। तो इनमें जो लेंथ है वो ये सबसे ज़्यादा, ये फिर ये और फिर ये। तो ये बहुत याद रखना इजी है। तो ये आपके सिलेबस में भी है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एग्रीकल्चर है वो आपकी इंडियन ज्योग्राफी वाले सिलेबस में है। ये भूमध्य सागरीय वाला ये सवाल है आर एस प्री में आया था। जैसे आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सिलेबस है उसमें जो फिजिकल डिवीजन है वो दे रखे हैं, पर्वत पठार मरुस्थल, जो झीलें हैं नदियाँ हैं वो दे रखे हैं, साथ ही में जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो दे रखे हैं, साथ ही में जो जल संधि है वो दे रखी हैं। तो आप देखोगे कि जो एसआई वाला पेपर है उसमें दोनों शिफ्ट में सवाल आए हैं। जैसे कि जल संधियों में मरमरा सी है वो पूछा है कि जो मरमरा सी है वो तीन के बीच में स्थित है, तो ये जो ब्लैक सी होता है और जो एजियन सी होता है इनको जोड़ता है। तो हो सकता है अब की बार ये जो बॉस्फोरस जल संधि है और ये जो डार्डेनल जल संधि है ये पूछ ले, या अभी जो वर्तमान में जो इसराइल फिलिस्तीन है वहाँ पे संघर्ष चल रहा है और जो रशिया यूक्रेन है वहाँ पर भी चल रहा है। तो आपसे जो स्पेशली जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है
और जो एशिया वाला जो ये जो साउथ चाइना सी के आसपास में जो मलक्का जल संधि है वो है, साथ ही में जो रेड सी है और जो फारस की खाड़ी है यहाँ पे हॉर्मूज जल संधि है, या जो बारबल मंदेव जल संधि है। तो ये पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट सी है जैसे कि कैस्पियन सी है, मेरिडियन सी है, वो मध्य सागर है, साथ ही में जो रेड सी है, ये जितने भी हैं ये इन तीन देशों से सीमा लगती है। तो ऐसे सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे ये स्वेजनेर वाला भी सवाल है वो पूछा है, मरमरा सी है तीन के बीच में स्थित है, मेरियाना धरती है वो पूछी हुई है। और जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसमें पूछा है बर्मिंघम इसके लिए फेमस है, जो आयरन एंड स्टील है उसके लिए फेमस है, नगोया है वो पूछा है जापान में है। और विश्व में मैक्सिमम जो सीमेंट है, मैक्सिमम जो टंगस्टन है वो उत्पादन किस देश में होता है। तो ये मैंने जो अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल इशू है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जनरली इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर इससे सवाल है वो 15 वाला एग्जाम है, 15 सितंबर वाला एग्जाम है, उसमें पूछे हैं। 13 और 14 में जो एनवायरमेंट वाला पोर्शन है उससे सवाल नहीं आए, पर जो इससे पहले वाला एग्जाम होता है SI 2021 से पहले 2016, तो उसमें जो एनवायरमेंट वाला पोर्शन है उससे 7 या 8 सवाल आए हैं। तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ से सवाल जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो पूछी है, और जो ग्रीन मफलर है जो नॉइज पोल्यूशन है उससे रिलेटेड है वो पूछा है, साथ ही में ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है वो भी आया था। जैसे फिजिकल फीचर्स में, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो फिजिकल फीचर्स है उसमें जो विश्व का सर्वोच्च पठार है वो पूछा है, और जो उष्ण तटबंधीय जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है वो जनरली जनरली 15 से 30 डिग्री जो अक्षांश होता है उसके बीच में ही होते हैं। तो ये सवाल भी पूछा है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, और ये जितने भी पर्वत हैं इनकी मैचिंग करवाई है। तो ऐसा सवाल है वो पूछे हैं। एक बार मैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बता देता हूँ कि उसमें कहाँ कहाँ से सवाल आए हैं। ये मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने पहले इसलिए बताए हैं क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी सवाल हैं उनकी थीम है वो मैंने पहले से लिखी हुई है, और उसके बाद में मैं एक बार सिलेबस में जो चीज़ें ऑलमोस्ट अपन ने डिस्कस कर ली है पर फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे जो सिलेबस है उसमें जो फिजिकल फीचर्स है वो लिखा हुआ है। अब ये जो पोर्शन है, ये वाइल्ड लाइफ और जो बायोडाइवर्सिटी वाला ये पोर्शन है, ये जनरली तैयार नहीं होता है, तो चिंतन नोट्स में मिलता नहीं है। इंडस्ट्रियल रीजन मिल जाएगा, जो वाटरवेज है वो मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स NCERT में हैं, और किसी भी तोचिंते नोट्स हैं। जनरली इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, किसी भी तोचिंते नोट्स पढ़ सकते हो, क्योंकि जनरली ये जो NCERT है उसमें ये सारी चीज़ें होती है, और जो तोचिंते नोट्स हैं वो NCERT से ही बनाए हुए हैं, तो टू द पॉइंट अपडेटेड भी होते हैं। तो ये आप यहाँ से आराम से तैयार कर सकते हो। अब जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है उसमें जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, मिनरल्स में स्पेशली ये ही मिनरल्स लिखे हुए हैं। आयरन है, मैग्नीज है, कोयला है, ऑयल है, गैस है, ऑटोमिक मिनरल्स है, जिसमें यूरेनियम है। यूरेनियम का सवाल है वो पिछली बार पूछा है, यूरेनियम की जो भी लोकेशन है वो मैच करवाइए। मेजर जो इंडस्ट्रीज है, और इसमें भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। और जो ट्रांसपोर्ट है, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जैसे कि जो DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहाँ से सवाल आ सकता है। या जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वहाँ से सवाल आ सकता है। भारतमाला है, सागरमाला है, या जो अभी नेशनल जो जो डिफेंस कॉरिडोर है वो बने हैं। तो इसमें जो ये वाला जो इंडस्ट्रियल ये वाला चैप्टर है वो जो इंडिया का जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें जो इंफ्रा है, इंफ्रा में भी रेल और जो रोड वाला चैप्टर है वो आप वहाँ से ये तैयार कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से जो भी डेटा वो दिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पर भी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम और ये दिया हुआ है। तो एनवायरनमेंट आप ये उम्मीद ही कर सकते हो कि एनवायरनमेंट से 4 या 5 सवाल है वो आपकी आराम से PSI में देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में जो भी सिलेबस की थीम थी वो मैंने वहाँ पहले से ही डिस्कस कर ली है। यहाँ स्पेशली ये जो इंडस्ट्रीज वाला पोर्शन है इस पर आपको ध्यान देना है। और इंडियन ज्योग्राफी में ये जो मेजर इंडस्ट्रीज और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इसमें
जो आज़ादी के बाद में जो आज़ादी के बाद में जो पहली, दूसरी और जो तीसरी 5 ईयर प्लान था, उसमें जो पंडित जी, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका विजन था कि इंडिया में जो सबसे पहले जो हैवी इंडस्ट्रीज है वो स्थापित होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ हैवी इंडस्ट्रीज है वो स्थापित करी थी, जैसे कि स्टील प्लांट है वो है। तो ये 3 देशों की सहयोग से स्थापित हुए थे। तो ये आप तो अच्छे से टेबल बना लेनी है, उसमें मैक्सिमम 7 या 8 ही होंगी, जो भी जैसे जो डैम वगैरह हैं या जो आयरन स्टील जो प्रोजेक्ट हैं जितने भी है, तो ये आप तो अलग से बना लेनी है, जैसे राउरकेला है, भिलाई इस्पात संयंत्र है। तो ये आप तो अच्छे से टेबल बना लेनी है थी, इनमें कौन से देश है उसने सहयोग किया था। अब जैसे इंडियन ज्योग्राफी की जो थीम है, उसमें सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट है वो है इंडस्ट्री और मिनरल्स है, और नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें। जैसे ये जो नदियों वाला सवाल है वो आया है, और एग्रीकल्चर वाला सवाल है वो आया है। इसमें जैसे एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, उसमें उसमें जैसे जूट है, रबर है, और जो इनके जो प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेट हैं उनका नाम पूछा था। तो ये पिछले वाला ऐसा ही है, उसमें पूछा था। ये मैंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहाँ से बताया था कि ये जो आयरन एंड स्टील जो संयंत्र है, जो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी की सहायता से हुआ था, वो दुर्गापुर है। और जो ये मैग्नेटाइट है वो पूछा हुआ है। इसमें जो पाइपलाइन है वो भी पूछी हुई है। और जो टेक्सटाइल है वो राजधानी पूछी है। ये जो एल्यूमिनियम कंपनी है और कहाँ पे स्थित है ये पूछे हैं। यूरेनियम की लोकेशन है वो पूछी हुई है। जितने भी सवाल हैं उनका मैंने कंपाइलेशन किया हुआ है। अब मेजरली जो अब मेजरली जो इंडियन इकोनॉमी है, राजस्थान इकोनॉमी है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, इंडिया और स्टेट पॉलिटी वाला पोर्शन है, उनकी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो अपन ने डिस्कस कर लिए। साथ ही में उनके लिए क्या स्रोत होने चाहिए वो भी अपन ने चर्चा कर लिए। अब राजस्थान आर्ट कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, उनके लिए क्या स्रोत होने चाहिए, और जो लेटेस्ट आरपीएससी का ट्रेंड है वो मैं आपको जो सवालों के साथ में है वो मैं बताऊंगा। पर इसमें एक बार जो स्रोत है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है राजस्थान की आर्ट और कल्चर। इसके लिए आप तो जो पवन भावरिया सर हैं, उनकी नाथ पब्लिकेशन की हिस्ट्री कल्चर की अलग से आती है। 2 बुकलेट है वो आती है, हिस्ट्री की आती है और एक कल्चर की आती है। तो आपको एक बार ये पढ़ लेनी है, क्योंकि जो आरपीएससी के जो लेटेस्ट सवाल है, जैसे वो तेजा जी की जाति जोत वाला सवाल आया था, या जो स्वामी लालदास वाला सवाल आया था, तो ये आप पढ़ लेते हो। जैसे जैसे 2021 से पहले ऐसा था कि जैसे जो हमारे वाला एग्जाम था, जो पीएसआई वाला एग्जाम था, उसमें आप किसी भी दो तीन के नोट्स भी पढ़ लेते हो। तो जैसे हमारे वाला एग्जाम में 10 में से 9 या 8 सवाल आप आराम से राइट कर सकते हो। पर अभी आरपीसी की जो स्पेशली राजस्थान आर्ट कल्चर और जो हिस्ट्री के जो सवाल आ रहे हैं वो नोट्स में से आ नहीं रहे हैं। तो मैं अभी भी आपको बता दूं कि आप ये दो तीन नोट्स पढ़ लो तो वो वर्थ इट नहीं है। और यदि किसी दो तीन ने नोट्स अपने अपडेट कर लिए हैं और उसमें वो चीज़ें सारी हैं तो आप पढ़ सकते हो, मैं मेरी मनाही नहीं है इसमें। पर आप ये पढ़ सकते हो 9th और 10th वाली जो राजस्थान बोर्ड की जो दोनों जो पुस्तक चलती है वो पढ़नी है। साथ ही में इसमें जो दिशा पब्लिकेशन है उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये तीनों चीज़ें आपको स्पेशली इसमें पढ़नी है। यदि किसी ने पनोरमा पढ़ी है तो फिर आपको ये नात वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सिलेबस में जैसे बाकी तो जो सिलेबस है वो आपको पता ही है, पर इसमें जो टूरिस्ट पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस है, ये आप जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आप मिल जाएगा आपको अलग से इसमें। और जो 9th और 10th वाली जो राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें भी जो अलग से राजस्थान के जो पर्यटक स्थल है वो दिए हुए हैं।
लीडिंग पर्सनालिटी जो राजस्थान है, ये भी जो 9th और 10th वाली जो पुस्तक है उसमें अलग से मेंशन है। अब जो आरपीएससी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें जो इस पोर्शन से जो सवाल आ रहे हैं, जैसे इंडिया हिस्ट्री है, तो इंडिया हिस्ट्री में जो पीएसआई है उसमें पिछली बार 3 सवाल पूछे थे, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे, एंशंट और मिडाइवल से पूछे नहीं है। पर ज़रूरी नहीं है कि अब की बार भी नहीं पूछे। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडिया हिस्ट्री है उसके लिए आप ये तीरण पब्लिकेशन की जो पुस्तक आती है वो आप रेफर कर सकते हो, या इंडियन हिस्ट्री में आप किसी 2-3 दिन नोट्स भी पढ़ रहे हो तो भी आप पढ़ सकते हो यदि आपने पहले वो पढ़े हुए हैं। तो इसमें इतना मिनिमम आउटपुट और मैक्सिमम आउटपुट वाला, तो इसमें यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है थी। बहुत ज़्यादा इसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें इतना पीछे नहीं पड़ जाना है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस यदि 10 या 12 मतलब 13 या 14 सवाल आते हैं, तो आप बेसिक भी आपने पढ़ी है तो आपके 8 या 9 सवाल सही हो जाएंगे, और 1-2 सवाल के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसकी बजाय जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, साइंस वाला है, मैथ रीजनिंग है, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान सर्वे है, इंडिया सर्वे वाला पोर्शन है, वो आप अच्छे से पढ़िए। और इसमें मैंने बेसिक तो बता ही दिया है कि तीरण पब्लिकेशन है वो, और जो किसी भी 2-3 दिन नोट्स यदि आप पढ़ रहे हो तो वो पढ़ सकते हो। अब इसमें जैसे ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये जो पोर्शन है, अब जैसे ये अलग से सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इससे एक सवाल तो मिल ही जाता है। जैसे पिछली बार हैदराबाद का विलय तब हुआ था, वो पूछा था। और जो स्टेट जो पुनर्गठन आयोग है, जो जेवीवीपी समिति है, तो यहाँ से एक सवाल मिल ही जाता है। जो सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म है, जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है, वहाँ से सवाल मिल जाता है। जो इम्पोर्टेंट जो क्रांतिकारी हैं वहाँ से सवाल मिल जाता है। गांधी जी है, वहाँ से सवाल देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ था उसमें जो मेजर जो षड्यंत्र जो मुकदमे हैं, या जो मेजर जो हत्याकांड है, वहाँ से इसमें सवाल देखने को मिल ही जाता है। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें जो जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है, यहाँ से सवाल आ ही जाता है। तो एक बार मैंने जो हिस्ट्री वाला है वो सिलेबस मैंने बता दिया है, इसके साथ में अब जो जो सवाल आ रहे थे वो डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे जो आर एस प्री में है, जैसे ये सवाल पूछा था, जैसे लिटरेचर वाला पोर्शन है राजस्थान से, वहाँ से ये मैचिंग करवाया है। तो जैसे खुमान रासो है, तो ये दलपत विजय उन्होंने लिखी है, तो ये तो बहुत ईजी सवाल है। अब जैसे ये सवाल है, तो ये जो राजस्थान की जो पेंटिंग्स हैं, चित्रकला है, उसमें जो जितने भी पेंटर हैं उनकी मतलब मैच करना है। तो किशनगढ़ में निहाल चंद जी है जिन्होंने बनी ठनी है वो बनाया था। बीकानेर में जो अली राजा है वो है, क्योंकि ये उस्ता तला उसके पेंटर हैं। मारवाड़ में और ये मेवाड़ है, उसमें साहिबदीन जी है जो पोर्ट्रेट है वो बनाते थे। तो ये सवाल भी इजी है। राजौरगढ़ में जो मथान देव है, ये सवाल है वो राजस्थान की जो 9th और 10th वाली जो आरबीएससी है उसमें जो टूरिस्ट पैलेस वाला है शायद वहीं दिया हुआ है। तो राजौरगढ़ में जो प्रतिहार ये रूलर था, इसने नीलकंठ महादेव मंदिर है वो बनाया था। जैसे वाद्य यंत्र है, तो ये वाद्य यंत्र वाला सवाल है वो भी इजी है। पर जो आरपीएससी का जो ट्रेंड जो बोल रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है, वो ट्रेंड चेंज हुआ है ऐसे सवालों में। जनरली हमें जो लगता है कि जो फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आरपीएससी है वो ऐसे फैक्ट हैं वो पूछ रही है। जैसे दीजिए, जैसे ये जो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री है शोभाराम जी है, तो इन्होंने एशिया आंदोलन के दौरान ये वकालत छोड़ी थी, और ये हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में सदस्य थे, तो ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे। पर ये जो स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है। तो ऐसा सवाल और इसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यदि आप राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसी जो जो ट्रिवियल्स फैक्ट हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब जैसे ये लालदास जी वाला सवाल है, तो जनरली हम लालदास जी की जो रचनाएं हैं, या लालदास जी की जो छावनी है वो कहाँ थी, या उनके जो मेन जो स्थल है वो कहाँ थे, या उनके मेले वगैरह, ये चीज़ें पढ़ते हैं। पर ऐसी चीज़ें अपन पढ़ते नहीं हैं।
कि आजीवन अविवाहित थे या नहीं थे, या ऐसी चीज़ों पर अपन ध्यान भी नहीं देते हैं। पर ये चीज़ें हैं वो, ये आजीवन अविवाहित नहीं, ये गृहस्थ जीवन जीते थे। तो ये बेसिक सवाल हैं, ये ऐसे सवाल है वो लैंग्वेज वाले, ये सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब जैसे ये सवाल आया है कृष्णदेवराय या विजयनगर साम्राज्य से, अब ये सवाल है, ये आपके अनुमान से सही हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो वैसे जनरली किसी भी दो चिंते नोट्स में नहीं मिलता है। पर जैसे अभी, अब जैसे ये जो शेरशाह सूरी वाले हैं, ये तो आप तो किसी भी दो चिंते नोट्स में मिल जाता है। और ये जो बत्ती मूवमेंट वाला सवाल है, ये भी इजी सवाल है, क्योंकि जो मध्वाचार्य है उन्होंने निर्गुण बत्ती के स्थान पे सगुण बत्ती है उसका सिद्धांत है वो दिया था। और साथ में जैसे ये सवाल है, ये तो एसआई वाले सवाल हैं, पर ये जो मैंने सवाल डिस्कस किए हैं ये आर एस प्री में सवाल हैं वो आए हैं। तो जो आर एस प्री है उसमें जो राजस्थान हिस्ट्री, उसमें जो स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो सवाल आए हैं वो आए हैं सेंटेंस बेस। जनरली जो हमें लगता है कि जो फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी अब ऐसा आई थी, जैसे जो डिप्टी जेलर या जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी जो इतिहास के सवाल आए हैं उनमें जैसे गोविंद गुरु है उनके बारे में भी जो सवाल आया है जैसे फर्स्ट ग्रेड में आया था, उसमें भी आपको उनके बारे में पूरी जानकारी है वो होनी चाहिए, तो छोड़ना नहीं है। जैसे राजस्थान में उसमें यदि आप एनसीईआरटी वाली या जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती है वो आप पढ़ रहे हो तो उसमें लाइन टू लाइन है वो आपको पढ़नी है। अब जैसे ये एसआई में सवाल है, आप देख सकते हो एसआई में कोई भी सवाल है वो ज़्यादा टफ नहीं आया, बहुत ही वन लाइन में सवाल है, तो आप अंतर भी समझ पा रहे होंगे। जैसे ये बहुत ही इजी सवाल है। अब ये जैसे डिप्टी जेलर है, अब जैसे डिप्टी जेलर में ये सवाल पूछे हैं उससे आपको आरपीसी का ट्रेंड भी पता चल जाएगा। जैसे ये न्यूज़पेपर वाला, ये जो प्रजामंडल आंदोलन है उसमें जैसे हीरालाल शास्त्री है उनका त्याग भूमि है, तो ये हरुभाई उपाध्याय है उनका है, तो ये जो फर्स्ट है वो गलत है। आप ऐसे एलिमिनेशन से ये सवाल है वो आराम से राइट कर सकते हो। अब जो मध्यकालीन जो राजस्व और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, राजस्व और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वहाँ से भी सवाल आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये जो लिटरेचर से सवाल है वापस, और ये जो राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ से एक सवाल है वो जनरली हर एग्जाम में आता भी है, उसमें भी ऐसा सवाल आता है जो जिसमें 4 स्टेटमेंट देते हैं। जैसे पिछली बार भी आर एस प्री में आया था, अब की बारी आर एस प्री है उसमें, या जो डिप्टी जेलर है उसमें भी ये सवाल आया था। ये तो मैंने 15 सितंबर में जो भी राजस्थान के सवाल आए हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो ये वन लाइनर सवाल है सारे ही। तो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर और जो इंडियन हिस्ट्री है उसके लिए मैंने जो भी स्रोत है वो बता दिए, और जो प्रीवियस ईयर सवाल आरपीएससी का नए ट्रेंड है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब अब जनरली डाउट होता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें आप क्या पढ़ें। तो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें तो जैसे जो एसआई वाला एग्जाम है उसमें 5 से 6 सवाल है या 6 प्लस भी आ जाते हैं, और जो साइंस है उससे 4 सवाल आते हैं, उसमें भी 2 सवाल है वो बायो से आ जाते हैं, या 3 सवाल भी आ जाते हैं। और इसमें जो जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाला सिलेबस है उसमें राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट है वो भी सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें एक सवाल है वो या 2 सवाल है वो इससे भी मिल जाता है। तो इसमें जो प्योर साइंस है, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि इसमें तो मतलब साइंस हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, पर इसमें लिमिटेड है वो टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। जैसे बायो वाला पोर्शन है उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन है, जो ह्यूमन जो सिस्टम है वो है, और जो डिजीज वाला चैप्टर है, ये 3 चैप्टर है बायो के सवाल है जनरली इससे ही मिल जा रहे हैं। साथ ही में जो फिजिक्स केमिस्ट्री है जैसे 13, 14 और 15 इन दोनों में जो फिजिक्स है उससे एक सवाल आया, केमिस्ट्री तो शायद सवाल भी नहीं आया है। तो पर ज़रूरी नहीं है कि अभी जो आरपीएससी का ट्रेंड है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से भी सवाल आ सकते हैं। तो साइंस के लिए जो आपका स्रोत होना चाहिए वो होना चाहिए साइंस के लिए जो स्रोत है वो होना चाहिए जो एनसीईआरटी है, जो 8वीं 9th और जो 10th है उसमें जो भी रिलेवेंट चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं यहाँ से पढ़ें। यदि आप ये नहीं पढ़ सकते तो जो रीट में जो जो साइंस वाला जो रीट में जो
जो साइंस सब्जेक्ट से जो भी सीधे नोट्स मिल जाते हैं तो चिंतित, तो आप इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायो होती है वो शॉर्ट में दी हुई होती है तो ये पढ़ सकते हो। यदि ये भी नहीं पढ़नी है तो जो महेश वर्णवाल हैं उनकी एनसीईआरटी सार संग्रह नाम से किताब आती है, उससे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों कवर हो जाएगी। और साथ में जो मूमल है, मूमल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की साइंस की पुस्तक है उनकी अच्छी है मूमल की, तो ये पढ़ सकते हो आप। ये मैंने जो आरएस प्री में जो सवाल हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब जैसे मैंने ये डिजीज वाला ये सवाल है वो आया हुआ है, और जो एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन है उसमें जैसे साइंस में भी जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पे ये एयर पोल्यूशन है वहाँ से ये सवाल आया, जो सेंटर जो पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड होता है सीपीसीबी, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता है यहाँ से सवाल आया है। ये तो लालिनो वाला, ये तो ज्योग्राफी वाला सवाल है, पर जैसे ये जो जो मिनरल्स या जो फूड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है उससे ये आया थी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज ये है। अब जैसे ये सवाल है ये अब ये जो टेलीस्कोप वाला ये जो सवाल आया है, नहीं ये चेरन तो जो ऑब्जर्वेटरी है ये करंट अफेयर्स आया है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो जो किसी भी कोचिंग थे आप यदि नोट्स पढ़ रहे हो, जो बेसिक जो स्पेस है, डिफेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, आईटी है, कंप्यूटर्स हैं, तो एक बार तो वो अच्छे से पढ़ लो। फिर जो इसमें जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन होता है स्पेस डिफेंस वाला, तो करंट अफेयर से जनरली यहीं से सवाल आता है, तो ये आप पढ़ सकते हो। और और जो जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स वैसे बहुत बड़ी है, पर फिजिक्स में जैसे जो 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 विद्युत धारा वाला चैप्टर है, या जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर है, या जो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन वाला चैप्टर है, तो जनरली जैसे वहाँ से सवाल आ रहा है। और ये कंप्यूटर से सो ये बिट्स वाले सवाल हैं वो पूछे ही थे। अब जैसे पिछला जो सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम होता है उसमें ऐसे बिल्कुल वन लाइनर सवाल आए थे, जो बहुत ही इजी सवाल है। नैनो टेक्नोलॉजी थी, जो अपन जो शुरुआत में ही पढ़ते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें अपन शुरुआत में ही पढ़ते हैं, तो ये बहुत इजी सवाल है जो शुरू शुरू में ही अपन पढ़ लेते हैं। ताशी तो मैं ये आंसर थी जो, अब जैसे मैंने डिजीज में बताया था, तो डिजीज में स्पेशली जो आनुवांशिक रोग है और दूसरा कैंसर है, तो ये दोनों इनसे ज़्यादा संभावना होती है सवाल आने की। अब जैसे ये जो प्रादेशिक तंत्र है, ये राजस्थान की स्पेशल रेफरेंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये उस टॉपिक से सवाल आया है। अब जैसे मैंने ये अपने सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसकी डेट पूछी, ये डिपार्टमेंट तब स्थापित हुआ, 1983 में स्थापित हुआ था। अब ये कार्बन वाला चैप्टर है, यहाँ से ये सवाल आया है। ये जो प्रीवियस ईयर में जो एसआई वाला जो तीनों शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे उनके सवाल ही है। अब जैसे ये सवाल है, तो ये भी ये सवाल हैं वो भी जो जो राजस्थान की स्पेशल रेफरेंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस टॉपिक से आया है। ये अम्लीय वर्षा वाला एनवायरनमेंट से आया है। ये जो विटामिन है, जो अमीनो अम्ल है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उस वाले टॉपिक से आया है। डेटा की सबसे छोटी यूनिट ये जो टेक्नोलॉजी में जो कंप्यूटर वाला चैप्टर है वहाँ से आया है, और ये बायो वाले चैप्टर से आया है। अब जैसे साइंस में भी है, जैसे फिजिक्स का सवाल आया तो इसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट पूछी है, तो ये ओम होती है। ये जो जो बेसिक जो 9th और 10th में जो साइंस चलती है वहीं से ये सवाल आ रहे हैं। अब जरा जो एलर्जी थीरिया में जो होता है वो, और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किसने किया था, ये CSI आ रही है जैसे पिलानी है। तो जो राजस्थान की स्पेशल रेफरेंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उससे भी 4 या 5 सवाल आए हैं, तीनों शिफ्ट में मिला थे, तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना। ये जैसे विद्युत फ्यूज वाला सवाल आया है, तो आप देख रहे होती जो
विद्युत धारा वाला चैप्टर है उससे 2 सवाल आए हैं। और ये भी जो सेमीकंडक्टर है ये भी इससे ही रिलेटेड है। अब जैसे ये वाला सवाल है, अब ये वाला सवाल है 14 सितंबर को आया था। तो ये सवाल है जनरली ऐसा है कि ये सवाल मैंने भी पढ़ा हुआ नहीं था, पर जैसे लास्ट में मेरे पास में टाइम बचा हुआ था, तो इसमें ऐसा है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड्स हैं वो है, और न्यूक्लियर त्रासदी है वो हुई है। तो मुझे पता है कि जिसकी जो द्रव्यमान होता है या जिसकी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होती है वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से रेडियो एक्टिव वितरण होता है। तो अब जैसे इसमें अब मुझे ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी आयोडीन दिया हुआ है, इसमें भी आयोडीन 131 है, तो मुझे आयोडीन 131 है उसका मुझे पता था कि ये रेडियो एक्टिव इसका डीके होता है। परंतु अब इसमें क्लोरीन और सीजियम है, तो इसमें मुझे पता है कि क्लोरीन का तो वैसे भी 17 ही है, जो तो इसका हो नहीं सकता। तो ये मैंने इसमें ये फोर्थ है वो टिक किया था, और ये मेरा सवाल है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस से ये सवाल है मेरा सही हो गया था साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से। अब अब जैसे ये ब्लड ब्लड वाला चैप्टर है बायो वाला, वहाँ से सवाल आया है। और जैसे ये ग्रीन हाउस गैस है तो एनवायरनमेंट था, मैं बोल रहा था एनवायरनमेंट से सवाल है वो ये। और बायोडाइवर्सिटी जो उस चैप्टर से ये सवाल आया है। तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो भी पोर्शन है उसमें साइंस के लिए मैंने बता दिया, आप एनसीईआरटी सार संग्रह वो पढ़ सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। और साथ ही में जो मूमल या क्रोनोलॉजी है उससे जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाला करंट अफेयर्स होता है आपको वो प्रिपेयर करना है। अब पोर्शन बचा है वो है मैथ रीजनिंग वाला बचा है, तो उसमें मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में करवा नहीं रहा, पर फिर भी मैं आपको जो थीम है वो मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस की थीम है वो क्या है। जैसे जो मैथ वाला पोर्शन है, इसमें जो आर्ट्स वाले हैं वो भी आराम से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो रेशियो वाला चैप्टर है, एक परसेंटेज वाला चैप्टर है, एक सीआई और एसआई वाला चैप्टर है, और चौथा है वो पाई चार्ट है। तो ये 4 चैप्टर है, इनसे 4 सवाल तो पूछे ही थे। एक सवाल है वो नंबर सिस्टम से आया है, तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, ये आप छोड़ भी दो, पर ये 4 टॉपिक तो आर्ट्स वाले हैं वो भी तैयार कर सकते हैं, और आपके सिलेबस में स्पेशली यही टॉपिक लिखे हुए हैं, तो ये छोड़ने नहीं है। इनमें बहुत ही बेसिक सवाल आ रहे हैं जैसे ये। और इसमें ऐसा ही वाला पेपर है, उसमें ऐसा भी नहीं है कि अब तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत होता है। तो ऐसे सवाल है वो आप बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे कि 3:7 में है तो 3h और 7h होते हैं, फिर उसमें यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो 3h/8 प्लस 7h/8, तो रेशियो 5:9 हो जाता है। तो ऐसे सवाल है वो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें एसआई वाला जो एग्जाम होता है उसमें आपके पास में टाइम होता है। अब यही सवाल जो एसएससी में होता है, तो यदि यही सवाल एसएससी में आता तो इसमें जो 3:7 है और इधर है 5:9, तो पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर रेशियो में जो डिफरेंस आ रहा है और एक्चुअल डिफरेंस है उसको कंपेयर करते, वैसे होता। पर यहाँ एसआई में आपके पास में टाइम होता है, तो आप आराम से इस सवाल को डील कर सकते हो। और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग में जैसे एक तो सीरीज वाला है वहाँ से, और दूसरा जो ब्लड रिलेशन है वो चैप्टर है, तीसरा जो कोडिंग डिकोडिंग है उससे, चौथा जो सिलोद वाला चैप्टर है, मतलब जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला चैप्टर है, और पांचवा है वो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है, और छठा है जो स्टेटमेंट अजम्पशन वाला चैप्टर है। तो जनरली इनसे ही सवाल आए हैं, और ये आप यूएस से था बहुत आती है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही में जो मैथ और रीजनिंग है उसमें आप यूट्यूब पर जो भी एसएससी में पढ़ाते हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, वो सवाल है वो आप वहाँ से आराम से प्रैक्टिस से वो कर सकते हो। किसी भी टीचर जो आपको पसंद आए वहाँ से आप पढ़ सकते हो, अभिनय मैथ्स है वहाँ से पढ़ सकते हो, या रीजनिंग पढ़नी हो तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो एसएससी वाले जो भी टीचर्स हैं उनकी आराम से वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ सकते हो ये तो।
अब जैसे दो तीन सवाल है वो मैं जैसे जैसे ये पाई चार्ट वाला सवाल है, ये इजी सवाल। अब जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट और ये जैसे ये सवाल पूछा है, तो इसमें पूछा है 2 साल का जो साधारण ब्याज और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 900 और 954 रुपये है 2 साल का। तो इसमें आप छोटी सी शॉर्ट ट्रिक ये या बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसे आप ये सोच सकते हो कि जो 1 ईयर होता है उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है। तो जैसे ये 900 है, तो 900 ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो यदि 2 साल का 900 है तो 1 ईयर का 450 होगा। तो जैसे ये 954 है, तो इसमें भी जो CI होगा जो फर्स्ट साल का होगा वो 450 ही होगा, और दूसरे साल का 954 में से ये निकाल लो। तो ये आप दूसरे ईयर के लिए जो जो फॉर्मूला है वो लगा के या 100 मान के आप कर सकते हो। तो जो ऐसे सवाल हैं ये तो और जैसे पटवार भी हुआ या वीडियो भी हुआ, तो RPS सीधा ट्रेंड है, वो SI और CI दोनों साथ में देती है ही सवाल पूछती है। तो ऐसा सवाल है वो आप आराम से डील कर सकते हो। एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो SI और जो CI होते हैं वो जो शुरुआत वाले यदि अपन 1 ईयर पे कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 ईयर की शुरुआत में सेम ही होते हैं। अब जैसे ये सवाल है कि जो परसेंटेज वाला है, तो ये बेसिक सवाल है। परसेंटेज में आप यदि RS अग्रवाल या जैसे मैथ्स के उसके लिए मैंने US यथावत बताई थी, तो मैथ के लिए जो RS अग्रवाल है वो पढ़ सकते हो या माथुरिया है वो पढ़ सकते हो। जैसे 35% है वो लाता है और इसने 650 है वो प्राप्त किए हैं और वो 50 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 35% है वो 650 प्लस 50 है उसके बराबर है। तो जो 35% है वो 700 के बराबर है। तो इसमें जो 1% है वो डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि टोटल जो पूर्णांक है वो कितने हैं, तो टोटल जो पूर्णांक है वो 100% होते हैं, तो 100 इंटू 20 तो ये 2000 आंसर हो जाएगा। तो यदि इसमें आप तो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं भी आती है तो आप बेसिक H मान के भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में टाइम होता है। अब जैसे स्पेशली मैथ से रीजनिंग का भी मैंने बता दिया कि जो मैथ है उसके लिए तो आप RS अग्रवाल है वो पढ़ सकते हो, और रीजनिंग के लिए आप US यथावत है वो पढ़ सकते हो, और किसी भी यूट्यूब चैनल से आप वीडियो देख सकते हो जो भी SSC में जो टीचर पढ़ाते हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही में इसमें ऐसा है इसमें टाइम बहुत है, तो यदि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक भी है तो भी यदि आप ट्यूशन से उसको बेसिक से भी धरते हो तो भी आप तो आराम से वो हो जाएगा। अब जैसे जनरली पहली बार देखने में ये ऐसा लग सकता है कि ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, जो जनरली जैसे मान लो आपने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा, पर ये सवाल है वो डायरेक्ट परसेंटेज से भी डील हो जाता है। जैसे किसी मशीन का जो मूल्य है उसमें 10% अवमूल्यन होता है। इसका मतलब है यदि वो अभी 10 है तो अभी यदि 100 है 10% अवमूल्यन होता है तो अभी इसकी 1 साल बाद में रेट है वो 90 हो जाएगी। और 3 वर्ष पूर्व है वो अपन ने खरीदा, अभी इसका जो वर्तमान मूल्य है वो 8748 है। तो यदि ये अभी वर्तमान मूल्य है, तो यदि अपन तो पहले जाना होता है और 10% अवमूल्यन हो रहा है, यदि मान लो यदि पहले साल जो वैल्यू है यदि H होती तो तीसरी साल उसकी वैल्यू होती H इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, परंतु अपने को जो वर्तमान वैल्यू है वो दी हुई है और अपने को 3 साल पहले की वैल्यू बतानी है, तो ये उल्टा हो जाएगा 8748 इंटू 10/9 इंटू 10/9 इंटू 10/9। इससे आप ये डिवाइड हो जाएगा और ये इसका आंसर है वो आराम से आ जाएगा। तो ये देखने में ऐसा लग सकता है कि ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, पर ये प्योर परसेंटेज का सवाल है। अब जैसे ये सवाल है ये भी परसेंटेज से आया है। जैसे मैंने 2 साल के लिए बोला था, ये जो सेम सवाल है वो रिपीट हुआ है। अब जैसे ये सवाल है तो ये तो नंबर सिस्टम से आया है, तो ये नंबर सिस्टम था ओनली एक ही शिफ्ट है उसमें सवाल आया, बाकी 4 सवाल ही पूछे हैं। अब ये भी ये सवाल है ये और ये एकदम सेम सवाल है। अब ये जो थोड़ी वहाँ से सवाल आया, ये RS प्री के सवाल है वो दिए हुए हैं। जैसे RS प्री में जैसे ये नंबर सीरीज वाला सवाल आया है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट पे यदि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ये फिर 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो लग रहे हैं ज़्यादा। अब जैसे ये
ये आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे ही सवाल आएगा। इसमें आर एस प्री वाले सवाल भी ऐड किए हुए हैं मैंने। अब स्पेशली जो करंट अफेयर है उसके लिए क्या पढ़ना है। पहली बात तो एसआई में 10 सवाल है वो आएंगे, और इन 10 सवाल में भी 2 या 3 सवाल है वो तो आएंगे स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में जैसे अभी खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं, उनमें राजस्थान की रैंक क्या है, कितने मेडल है वो मिले हैं, फर्स्ट में कौन है, या यदि जैसे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पहले हुए थे तो उनसे सवाल आए थे, जैसे राजस्थान से रिलेटेड कोई भी फेमस खिलाड़ी है तो वो सवाल है वो पूछे थे। साथ ही में जो जैसे किसी भी देश में जो प्रेसिडेंट है, यदि नए प्रेसिडेंट बनते हैं तो आरपीएससी का ऐसी ट्रेंड है थी, आरपीएससी जैसे आरएस प्री में भी पूछा था, इसमें भी पूछा, जैसे डिप्टी जनरल में बहुत सवाल पूछा था। साथ में जो जो अवार्ड हैं, जैसे कि जो लॉरियस जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो डिप्टी जनरल में पूछा था, तो ये सवाल है। साथ ही में जो स्पेस और जो डिफेंस वाला पोर्शन है वो तो टेक्नोलॉजी में अलग से पूछ लेंगे, और राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो जनरली इकोनॉमिक सर्वे के साथ में मिक्स करके पूछ लेते हैं, या राजस्थान का इसमें करंट अफेयर्स है उससे भी 2 एक सवाल है वो आ जाते हैं। फिर बचता है आईआर वाला पोर्शन, आईआर में से 1 या 2 सवाल है वो आ जाते हैं। अब जैसे करंट अफेयर्स है उसके लिए आप या तो क्रोनोलॉजी पढ़ लो पूरे महीने की, जनरली ऐसा है कि आरपीएससी 3 या 4 महीने होते हैं उनसे ही ज़्यादा पूछती है, पर आप 7 या 8 महीने की पढ़ लो, और उसमें भी जो क्रोनोलॉजी है वो 7-8 महीने की पढ़ लो, और जो वार्षिकांक आता है वो एक बार उसके साथ में ही पढ़ लो, तो रिवीजन भी हो जाएगा। दोनों साथ में पढ़ लो, यदि 10 सवाल आते हैं तो 5 या 6 सवाल आपके राइट हो जाएंगे। यदि आरपीएससी करंट अफेयर्स में ऐसा है कि आरपीएससी यदि 4 लेती थी आप तो सही नहीं होना है, तो फिर कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, राइट नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स में पहले ऐसा था कि मिनिमम इनपुट था मैक्सिमम आउटपुट था, पर जैसे अभी नया एग्ज़ाम ट्रेंड बदल रहा है तो उसमें आरपीएससी वो करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा ही मतलब ऐसा ही पूछ रही है जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, या उसमें भी जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछ रही है। तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि क्रोनोलॉजी है वो पढ़ लो, साथ ही में जो जो वार्षिकांक है वो तो भी कंपाइलेशन है वो आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि जीके जीएस के लिए मैंने जो रणनीति बनाई है ये मैंने जो एसआई में फॉलो करी थी, और जो अभी वर्तमान में मैं भी जो आरपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इसमें तो स्टेक होल्डर भी नहीं हूँ, मुझे तो प्रमोशन भी नहीं करना है, मैं एक ईमानदार एस्पिरेंट होने के नाते मुझे जो सही लगा वो मैंने बताया है, और इसमें आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेशन है वो उतर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।